Hi dear learners of English greeting, this is Rahman and I welcome you to RSC classes of English language. Today our topic is direct and indirect narration. हमने ये एक नई सीरीज़ शुरू की है। जैसा आप जानते हैं कि इस सीरीज़ के पहले लेक्चर में हमने वो इम्पोर्टेंट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच लेने की कोशिश की थी जो बोर्ड को टच करती है और किसी भी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब इस सीरीज़ में आज हम स्टडी करने वाले हैं कि कैसे हम दो डिफरेंट मूड्स वाले सेंटेंसेस को, मूड्स मतलब कि अब तक आपने देखा होगा कि एक ही तरह का अफर्मेटिव सेंटेंस, एक ही तरह का नेगेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी आता है। आज हम इस सीरीज़ के इस पार्ट में कुछ एक से ज़्यादा सेंटेंसेस इनडायरेक्ट में बदलने में हम यूज़ करेंगे। कहने का मतलब यह है कि डायरेक्ट स्पीच के अंदर अब आपके जो इन्वर्टेड कॉमास दिखाई देते हैं उसमें केवल एक सेंटेंस नहीं, एक से ज़्यादा सेंटेंसेस होंगे और वे सेंटेंसेस एक ही मूड के भी होंगे और एक से ज़्यादा मूड के भी होंगे। इट मीन्स एक अफर्मेटिव है तो दूसरा अफर्मेटिव के साथ, एक अफर्मेटिव है तो दूसरा इंटरोगेटिव में, ठीक है, एक एक्सक्लेमेटरी है तो दूसरा आपका स्टेटमेंट असर्टिव में। तो इस तरह से हमें देखना है कि जब आपकी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर एक से ज़्यादा तरह के मूड के सेंटेंसेस आएँ तो हम उनको इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलते हैं। इस वीडियो को अच्छी तरह से देखने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के पूरे एंटायर फॉर्म को समझने के लिए आपको पूरी सीरीज़ की हर वीडियो को अच्छे से समझना होगा और जो जो रूल्स आपको लगते हैं जहाँ जहाँ अच्छे, उनको आप एक डायरी में नोट करते जाएंगे। आइए शुरू करते हैं इस डबल मूड बेस्ड लेक्चर की शुरुआत। यहाँ पर जब भी हम कोई डायरेक्ट या डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो कुछ चीज़ें हमें अपने माइंड में बेसिक रूल्स की तरह से रखनी चाहिए। पहले ये कि आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वह किस पार्ट को कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। दूसरा है रिपोर्टेड स्पीच। ये कुछ चीज़ें हैं जो बार बार आप सुनते हैं तो इसको एक बार समझकर पूरा कर लेते हैं। दूसरा, जो सीक्वेंस ऑफ टेंसेस है उसको हम किस तरह से निभाते हैं और इसके बाद हम जो पर्सन हैं, पर्सन का चार्ट है उसको कैसे चेंज करें और किस टेंस के अंदर आप ऐसे लिख सकते हैं कि कौन सा टेंस, ठीक है, विच कनेक्टर या विच टाइप ऑफ कनेक्टर को हम यूज़ करते हैं। यहाँ कनेक्टर जो हम बोल रहे हैं, कनेक्टर का हमारा वो मतलब यहाँ पर जैसे कहीं पर हम दैट लगाते हैं, कहीं पर हम इफ़ लगाते हैं, कहीं पर हम टू की जो प्रेपोजिशन है टू को उसको लिंक करने में यूज़ करते हैं। तो कहाँ पर कौन सा वर्ड लेते हैं, कहाँ पर हम क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करते हैं, तो ये हमें आना चाहिए। अब इसको एक बार फिर देखें। रिपोर्टिंग वर्ब वह होती है जिसमें सैड वाला पार्ट आता है। इट मीन्स सैड से पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन को आप स्पीकर कहते हैं और सुनने वाले को आप लिसनर कहते हैं। अब इस रिपोर्टिंग वर्ब को यहाँ पर इस तरह से समझते हैं कि हमने कॉमा से पहले जो लिखा, बीच में से, सैड, सेज, इस तरह का कुछ भी आएगा और यहाँ पर जो आप कोई भी सेंटेंस लिखते हैं, ठीक है, और पंक्चुएशन मार्क लगा करके इसको आप बंद कर देते हैं, तो ये कॉमास वाला जो पार्ट है ये कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच और जो कॉमास से बाहर है यह कहलाता है रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग, टिंग मीन्स करने वाला, रिपोर्टिंग वर्ब। एक्चुअल में जो हम डायरेक्ट सीधा बोल रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, ये होता है आपका डायरेक्ट स्पीच। और जब बात करने वाला बात कर चुका होता है और आप उसको किसी तीसरे को बता रहे होते हैं, इसको हम रिपोर्ट कहते हैं। रिपोर्ट ही इनडायरेक्ट स्पीच होती है। तो रिपोर्ट करने वाला
जो सैड से पहले आता है उसे स्पीकर बोलने वाला बोलते हैं, और सैड या सैड टू के बाद आने वाला जो वर्ड है इसको लिसनर सुनने वाला बोलते हैं। और ये पूरा पार्ट रिपोर्टिंग वर्ब में आता है। कॉमास के अंदर जो पार्ट आता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। आज हमारा टॉपिक है कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर एक से ज़्यादा सेंटेंसेस आ जाएं तो उनको कैसे हम इनडायरेक्ट में बदलते हैं। सीक्वेंस ऑफ टेंसेस का मतलब यह है, अगर आपका कॉमास से बाहर वाला पार्ट ये पास्ट में आ जाए तो अंदर कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। ये आपको आता होगा, और अगर ये आपको नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, फिर हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ाना शुरू करेंगे और जो जो आपकी क्वायरीज होंगी वहाँ से लेकर के चलेंगे। इसके बाद जो पर्सन है, फिर आपको पर्सन बदलना। पर्सन का मतलब जो आपका प्रोनाउन है, प्रोनाउन का मतलब जो आपका आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे के जो पार्ट्स हैं उनको समझना, उनको बदलना समझना सीखना पड़ेगा। और उसके बाद सेंटेंस किस तरह का है। अगर सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है तो आप दैट लगाते हैं, इंटरोगेटिव है तो आप क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं या वेदर या इफ़ लगाते हैं। इसी तरह से दूसरी चीज़ें कैसे कैसे लगाते हैं ये आप बेसिकली जानते होंगे। अब हम इस सारी नॉलेज को यूज़ करके दो सेंटेंसेस जो कि आपको रिपोर्टेड स्पीच के अंदर दे रखे हों को कैसे हम सॉल्व करते हैं ये अभी हम समझने वाले हैं। अगर आपको ये पूरा पोर्शन समझ नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। बिल्कुल बिगिनिंग से हम उस पर आपके लिए एक लेक्चर या एक से ज़्यादा जितने भी बनेंगे वो हम आपके लिए अपलोड कर देंगे। आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर दिए गए 2 एग्जाम्पल्स से, इन एग्जाम्पल्स में जितने भी पॉइंट्स हमने लिखे थे उनको भी हम यहाँ पर समझाने की कोशिश करेंगे। अलग अलग कलर्स का यूज़ करेंगे। देखिए ये है हमारा स्पीकर, स्पीकर मीन्स बोलने वाला। ये है हमारा लिसनर, इसको हम पूरे पार्ट को जो कॉमास के अंदर है रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। और ये हमारा है टेंस। यहाँ पर एक सेंटेंस पूरा हो गया, इसके बाद हमने दूसरा सिंपल सेंटेंस ले लिया। तो कॉमास के अंदर अब की बार क्या है, 2 सेंटेंसेस हैं। ये जो है ये वर्ब हमें चेंज करनी होती है। अगर पूछता है तो आस्क में बदलना होता है, और अगर हम सीधे सीधे हमारे पास कोई लिसनर होता है, लिसनर में सुनने वाला, तो जिस टेंस का ये सैड है टेल का वही टेंस हमें ले लेना पड़ता है। अगर मान लीजिए सैड है, सैड के साथ टू है तो हम टोल्ड करते हैं। अगर सेज टू है तो हम टेल्स करते हैं। अगर हमारे पास विल से है, विल से टू, तो टू आने पर हमें इस से वाला जो पूरा फंक्शन है, से वाला जो परिवार है, इसे टेल वाले परिवार में बदल देना होता है। और जब हमारे पास टू नहीं होता तो हम फिर जो है टेल नहीं लिखते, हम केवल से लिखते हैं। से कब आता है, जब आपके पास केवल स्पीकर हो, स्पीकर, फिर स्पीकर सेज करेगा, टू नहीं आया तो ये सेज ही रह जाएगा। लेकिन अगर टू आता है तो टू आने पर आपको टेल करना पड़ता है। तो यहाँ पर अब हम सीखेंगे कि किस तरह से हम चेंज करेंगे। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है तो सैड टू इस पूरे पार्ट को आप कर देंगे शी टोल्ड मी, कॉमास हटाकर आपने दैट लगाया। आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन का ये सब्जेक्ट है, तो फर्स्ट पर्सन, जो फर्स्ट पर्सन है ये जाता है हमेशा लिसनर के पास, सॉरी ये हमेशा जाता है स्पीकर के पास। स्पीकर कौन है, ये स्पीकर है। तो अगर ये सब्जेक्ट है तो इसका भी सब्जेक्ट लाएगा, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इसका भी ऑब्जेक्ट लाएगा। तो ये सब्जेक्ट है तो शी के पास जाकर के ये बन गया शी। और प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। इस तरह से हर प्रेजेंट वाले को उसी स्टाइल के पास्ट में बदल देते हैं। तो टीच का हो गया टॉट, सॉरी लाइक का हो गया लाइक्ड, शी लाइक्ड टीचिंग। टीचिंग जेरेंड है, ये आईएनजी, एक मेन वर्ब के बाद अगर कोई आईएनजी फॉर्म आए तो वह एज इट इज रहती है। अब यहाँ पर हमें
ये दूसरा सेंटेंस भी देखना है। अभी हमने पहला सेंटेंस कवर कर लिया है। अब इस पहले सेंटेंस में हमने ये माना, जैसे मानो बस एक ही सेंटेंस दे रखा है, हमने उसको यहाँ पर सॉल्व कर लिया। अब दूसरे को सॉल्व करने के लिए हम ये देखेंगे कि ये शी इसमें दोबारा आएगा, टोल्ड दोबारा आएगा, मी दोबारा आएगा। तो जितनी चीज़ें कॉमन आ रही हैं, तो हमने पाया कि जो कॉमन आने वाला पार्ट है ये पूरा, हमने, चाहे आप सब्जेक्ट को लें या न लें वो एक अलग बात है, लेकिन दैट तक का जितना पार्ट कॉमन आया है इसे आप केवल एक ही बार लिखा रहने दें। और इस सेंटेंस में आप क्या करें, कंजंक्शन लगा दें। एंड आई का क्या बन जाएगा, शी, डू की सेकंड फॉर्म डिड, इट रेगुलरली, रेगुलरली। तो हमने क्या किया कि इसके लिए दोबारा से शी टोल्ड मी को हमने दोबारा यूज नहीं किया, बल्कि एक कंजंक्शन लगा करके इसी बात को इसके साथ कनेक्ट कर दिया। आप चाहते तो ये भी कर सकते थे एंड सेड दैट, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो मूड है सेंटेंस का, मूड मीन्स जो टाइप है सेंटेंस का, भी आप ये समझ सकते हैं। तो जब दोनों एक जैसे हों तो एंड लगा करके आप जो जो रिक्वायरमेंट्स किसी सेंटेंस को बदलने में होती हैं, एंड के बाद आपने वैसे ही उसको बदल देना है। अब की बार हमने अफर्मेटिव के साथ इंटेरोगेटिव को लिया है, तो आप किस तरह से इसको यूज़ करेंगे आइए देखते हैं। ये अफर्मेटिव है इसलिए आपने शी लिया। अब देखिए यहाँ पर आपको सैड का सैड ही छोड़ना है, क्योंकि यहाँ पर हमने मी नहीं लिया है। मी नहीं लिया है यानी लिसनर नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो लिसनर ना होने पर टू नहीं आया, टू नहीं आया तो सैड का सैड रह गया। कॉमाज हटाने पर आपने दैट लिया। आई को शी के अकॉर्डिंग आपने शी किया। लाइक का पास्ट लाइक्ड किया। और टीचिंग आपका यहाँ पर टीचिंग की तरह से आ गया। अब देखिए ये अफर्मेटिव था, तो अफर्मेटिव के लिए टोल्ड दोबारा आना था, लेकिन यहाँ टोल्ड दोबारा नहीं चल सकता, सैड दोबारा नहीं चल सकता। तो इसका मतलब शी तो यहाँ भी आएगा। तो ये हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो कहाँ से बदला भाई, देखिए ये अफर्मेटिव था तो सैड अफर्मेटिव के लिए सैड रह गया, लेकिन ये सैड क्वेश्चन आने पर आस्क्ड में बदलता है। तो आप क्या करेंगे, अब यहाँ पर इसको मैं दूसरे कलर से यूज़ कर लेता हूँ ताकि आपको समझना थोड़ा आसान हो जाए। एंड आस्क्ड। अब जब भी हमारे पास कोई इंटेरोगेटिव होता है तो हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को दैट की जगह पर लगाते हैं। यहाँ आप समझ सकते हैं, अगर हमने दैट लिखना होता है तो दैट क्वेश्चन वर्ड की जगह ले लेता, दैट की जगह क्वेश्चन वर्ड आ जाता है। तो यहाँ पर हमने आस्क लगा लिया। अब आस्क के बाद सैड के बाद दैट आता है, लेकिन यहाँ पर हमें क्वेश्चन वर्ड दिया है तो क्वेश्चन वर्ड हमने यहाँ पर व्हाट लगा लिया। जब भी क्वेश्चन वर्ड आता है कॉमास के अंदर तो वो इंटेरोगेटिव स्टाइल में लिखा जाता है, लेकिन जब कॉमास हम हटाते हैं और इनडायरेक्ट में करते हैं तो हमारा हेल्पिंग वर्ब की जगह पर सब्जेक्ट आता है, यानी हम इंटेरोगेटिव को असर्टिव में बदलते हैं। तो योर चॉइस व्हाट के तुरंत बाद आएगा व्हाट योर चॉइस, व्हाट योर चॉइस, और इसका हो जाएगा वॉज। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हुआ, हमारा यहाँ पर आप देखेंगे कि फाइनल आंसर हुआ, हमने पहले पार्ट को इस तरह से यहाँ पर इनडायरेक्ट में चेंज किया जैसे मानो आगे सेंटेंस ही नहीं है। जब पहला पार्ट पूरा हो गया तो हमने एंड लगाने के बाद आस्क्ड लगाकर इसको इंटरोगेटिव का रूल मानते हुए इसको सॉल्व कर लिया। अब की एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि अगर क्वेश्चन पहले दे रखा है और अफर्मेटिव सेंटेंस बाद में दे रखा है या असर्टिव बाद में दे रखा है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस असर्टिव का हिस्सा होते हैं। असर्टिव सेंटेंस उस सेंटेंस को कहते हैं जिसमें क्वेश्चन नहीं होता। इट मीन्स एक क्वेश्चन वाला सेंटेंस हम लेंगे और एक बिना क्वेश्चन वाला लेंगे, और इस पार्ट में क्वेश्चन वाला हम पहले लेंगे। ही सेड टू हर व्हाट डू यू वांट, आई हैव
सो मैनी ऑप्शंस फॉर यू। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो ऑप्शन है पहला इंटरोगेटिव है। इंटरोगेटिव होने पर आप सेड को आस्क्ड में बदलते हैं, चाहे टू दिया हुआ हो या ना दिया हुआ हो। तो ये हमारे पास 2 सेंटेंसेस हैं, पहला यहाँ फिनिश होता है, दूसरा यहाँ से शुरू होता है। तो हमें बिगिनिंग में ये सोच कर बनाना है जैसे मानो दूसरा पार्ट है ही नहीं। तो आपका आंसर कुछ इस तरह से होगा, ही आस्क्ड हर। क्वेश्चन वर्ड आ गया व्हाट, दैट की जगह पर यू सब्जेक्ट आपको पहले लेना है। यू आपका सब्जेक्ट है, यू जाता है हमेशा लिसनर पर, लिसनर है हर, तो हर का पहला सब्जेक्ट जो वर्ड होता है नॉमिनेटिव केस में वो आपका शी होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट करेंगे तो डू का डिड बनेगा, और डिड बिना नोट के आता नहीं है, इसलिए वांट की सेकंड फॉर्म वांटेड हो जाएगी। अब यहाँ पर हमने एंड लगाया। अब आप सीधी तरह से ये मान लीजिए कि जैसे ही पहला पार्ट खत्म हो तो एंड तो लगेगा ही। अब इस इंटरोगेटिव सेंटेंस में इसके अकॉर्डिंग आज लगा था, लेकिन इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर सैड लगाना है, सैड, और उसके बाद फिर आप दैट लगाएंगे, और दैट लगाने के बाद आई फर्स्ट पर्सन ही के पास जाकर ही हो जाएगा, और हैव का सेकंड फॉर्म हैड होता है। आगे है सो मेनी ऑप्शंस, सो मेनी ऑप्शंस फॉर। अब यू है सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन किसी भी प्रीपोजिशन के बाद जो यू आता है वो ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट जो है हर अपने आप में ऑब्जेक्ट है, तो आप लिखेंगे फॉर हर। तो यहाँ पर ये सेंटेंस पूरा हो गया। अब एक बात यहाँ पर ये समझते चलें कि जो आपकी हैव वर्ब होती है इसकी सेकंड फॉर्म हैड होती है, इसकी थर्ड फॉर्म हैड होती है, तो इसे प्रिंसिपल वर्ब की तरह से भी यूज़ किया जाता है और मेन वर्ब की तरह से भी यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट माने तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, इसलिए हमने यहाँ पर हैड यूज़ किया है। जब भी कॉमा से बाहर पास्ट दे रखा हो तो अंदर का उसी स्टाइल का पास्ट हो जाता है। तो इस हैव का जो पास्ट है वो क्या होगा, हैड होगा। अब इस एग्जाम्पल को देखते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है शी सैड टू देम। इसमें ख़ास बात यह है कि दोनों ही इंटरोगेटिव हैं, जबकि इसमें आप देख रहे हैं कि ये इंटरोगेटिव था, ये आपका असर्टिव था। असर्टिव का मतलब होता है विदाउट क्वेश्चन, यहाँ पर बोथ जो है क्वेश्चन बेस्ड हैं। तो आपका क्या आंसर होगा, आपका आंसर होगा शी आस्क्ड देम। तो वेयर आ गया आपकी बार, वेयर के बाद यू सब्जेक्ट है, तो यू क्या कहाँ जाता है, लिसनर के पास, तो लिसनर देम पर आया तो आपने दे ले लिया, और जो हेल्पिंग वर्ब है वो 2 नंबर पर चला गया, तो वेयर दे वर गोइंग। एंड अब चूंकि दोनों ही इंटरोगेटिव हैं तो इसलिए आपको आस्क्ड क्या करना है, कॉमन ले लेना है। तो यहाँ पर लिखेंगे गोइंग। एंड आस्क्ड दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप क्वेश्चन वर्ड को यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट को फिर पहले लाएंगे, यानी डू यू का यू डू मान लीजिए, और यू को आप देम के अकॉर्डिंग फिर दे बनाएंगे सब्जेक्ट, और वांट का वांटेड कर देंगे। डू का डिड इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि बिना नोट के डिड आता नहीं है, इसलिए हमने वर्ब को सेकंड फॉर्म कर देना है। इस सेंटेंस में आपके माइंड में यह होगा कि सर यहाँ पर टोल्ड क्यों नहीं किया। देखिए, अगर आप इस सेड की जगह पर टोल्ड करते हैं तो टोल्ड जब आप करेंगे तो टोल्ड के साथ आपको हर ज़रूर लगाना पड़ेगा इस जगह पर। चूँकि टोल्ड बिना लिसनर के नहीं आता, इसलिए इतनी सारी बातें बढ़ाने की बजाय आप इसे चुन लें। चूँकि अब जो आंसर्स हैं हमारे MCQs में नज़र आते हैं, तो अगर ये ऑप्शन हो तो ये भी सही है, इसके प्लेस पर ये ऑप्शन हो तो ये भी सही है। एक ही तरह के रूल की प्रैक्टिस कर लेते हैं, दूसरा हमारे माइंड में नहीं होता तो हम डाउट में चले जाते हैं कि सही कर रहे हैं कि नहीं। तो ऑलवेज रिमेंबर, आप कोई सा एक चूज़ कर लेंगे, अगर ये दिया है तो आप इसे चूज़ कर लें। बस बात ध्यान में ये रखनी है कि अगर ऑब्जेक्ट मतलब लिसनर दे रखा है तो टोल्ड यूज़ करेंगे,
और अगर आपको केवल स्पीकर दे रखा है और स्पीकर हमने कॉमन लिया हुआ है तो आप यहाँ पर सेट का सेट छोड़ देंगे। अब देखते हैं इंटेरोगेटिव और असर्टिव के साथ एक और सेट जिसके अंदर हम देखेंगे कि इम्पेरेटिव या दूसरे सेंटेंसेस को हम कैसे कंट्रोल करते हैं इनडायरेक्ट बनाने में। यहाँ पर हमारे सामने दो यहाँ पर हमारे सामने 2 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो ये डायरेक्ट नरेशन दिखाती है कि पहले हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंस लिया है, उसके बाद अब की बार हमने इम्पेरेटिव लिया है, और इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि पहले हमने एक्सक्लेमेटरी लिया है और फिर इंटेरोगेटिव लिया है। तो जो रूल हमने लिया था कि हम पहले सेंटेंस को देख कर के ऐसे इनडायरेक्ट में बनाना शुरू करते हैं जैसे मानो कोई दूसरा पार्ट है ही नहीं, तो हमने यहाँ पर चुना कि यहाँ इंटेरोगेटिव है। तो इस इंटेरोगेटिव के लिए सॉल्यूशन क्या होगा, ये क्वेश्चन है, तो हम क्या करेंगे, ही आस्क्ड मी, क्वेश्चन वर्ड हुज आपने ले लिया। अब यहाँ पर एक नई बात जानने वाली यह है कि हेल्पिंग वर्ब से पहले जितने भी वर्ड्स होते हैं वो क्वेश्चन वर्ड के साथ ही रहते हैं। हुज पेन, दिस का हमने दैट कर दिया, हियर का देयर करते हैं, और ये पहले ले आए और हमने इसको बाद में लिखना होता है कि हमने बताया था कि सब्जेक्ट की जगह पर जो भी हम यूज़ करते हैं उसको हम पहले लाते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में। अब यहाँ पर एंड लगाने से काम नहीं चलेगा क्योंकि आस्क्ड तो आया था क्वेश्चन के लिए। अब जो कम है, कम के लिए हम क्या लगाएंगे, तो आप केवल एंड नहीं बल्कि लिखेंगे एन ऑर्डर्ड। अब यहाँ पर ऑर्डर्ड सूट करेगा, एडवाइज सूटेबल होगा या आज सूटेबल होगा। चूँकि आस्क इंटेरोगेटिव और इम्पेरेटिव दोनों में लगता है तो इसकी डिटेल्स हम उस पर्टिकुलर लेक्चर में बात करेंगे जब हम आपको इम्पेरेटिव की डिटेल्स का बेसिक समझा रहे होंगे। अगर आप इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के बेसिक जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, हम उस पर एक वीडियो अपलोड कर देंगे। दैट वाज एंड ऑर्डर्ड। तो अब आप जानते हैं कि ऑर्डर्ड के बाद आप टू लगा करके आगे जोड़ देते हैं, टू कम, टू टेक। टू के बाद कभी भी आप वर्ब नहीं बदलते, एज इट इज रहती है टू टेक इट, और इट थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन अनचेंज्ड रहता है। तो ये आपने सीखा, यहाँ से इम्पेरेटिव वाला आपने रूल लगा दिया। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ तो स्पीकर और लिसनर है ही नहीं, जबकि यहाँ पर स्पीकर और लिसनर थे। तो अब आप क्या करेंगे कि यहाँ पर आपके स्पीकर एंड लिसनर हैं, लेकिन यहाँ इसके स्पीकर और लिसनर तो बाद में हैं। तो अगर स्पीकर और लिसनर बाद में हैं तो इससे इट डजंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप ये मान लीजिए कि ये इसके बाद आया था, यहाँ लिख रहा है, तो आप इसे सपोज कर लें कि ये पहले ही है, यानी सैड के बाद वाला आपका जो है ही है, ये टू है, ये मी है, तो आप इसे मान लेंगे ही सेड टू मी बिगिनिंग में, और इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो आप क्या करेंगे, जब आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है और आप वर्ड से अपने एक्सक्लेमेशन को शो करते हैं तो आप क्या लिखते हैं, ही एक्सक्लेम्ड। तो आपको पता है एक्सक्लेम विद सरप्राइज, लेकिन अगर लिसनर है तो लिसनर पहले आएगा, ही एक्सक्लेम्ड मी विद सरप्राइज, व्हाट अ प्लेजेंट परफॉर्मेंस। तो इसका जो असर्टिव बनाना है तो आप लिखेंगे दैट इट वॉज अ प्लेजेंट सरप्राइज। अब यहाँ से इंटरोगेटिव शुरू हो गया, तो यहाँ पर एक्सक्लेम्ड सरप्राइज तो चलना नहीं है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसको दूसरे कलर से लिख देते हैं ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। एंड यहाँ पर आप लिखेंगे एंड, और एंड के बाद अगला जो सेंटेंस है इंटरोगेटिव है तो उसके लिए एंड आस्क्ड, फिर क्वेश्चन वर्ड हाउ,
ठीक है, सब्जेक्ट आप पहले ले आए यू, पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट परफेक्ट करते हैं, हाउ, यू सेकंड पर्सन जाएगा लिसनर के पास, लिसनर है मी, तो क्या हो जाएगा हाउ यू पहुंचा मी के पास तो हो जाएगा हाउ आई, और डिड का क्या हो गया हैड, हैड के बाद थर्ड फॉर्म आती है हाउ आई हैड डन इट। आपने ये किया, अगर आप चाहते तो आप ये भी लिख सकते थे एंड ही वॉन्टेड टू नो, यहाँ पर क्या दे रखा है ही, एंड ही वॉन्टेड टू नो, तो यहाँ पर क्या आया वॉन्टेड टू नो, और फिर आप क्या लिख देते हाउ आई हैड डन इट। तो आई होप कि अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। आप आज की जगह पर वांटेड टू नो भी लिख सकते हैं, ये इसका सब्स्टिट्यूट है। अगर आपको एमसीक्यूज में आज की जगह वांटेड टू नो आ जाए तो ये मान लीजिए कि ये एक ही बात होती है। तो अब हमारे पास सीखने के लिए क्या है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस को हम अलग से कैसे सीखें, एक्सक्लेमेटरी को अलग से कैसे सीखें, और असर्टिव सेंटेंस को अलग से कैसे सीखें। तो जहां आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, यहां तक कि पर्सन को तसल्ली से पूरी डिटेल के साथ कैसे सीखा, आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर लिखिएगा। हम उस पर्टिकुलर टॉपिक पर आपके साथ रहेंगे और उसको डिटेल में समझाएंगे। तो इस सीरीज़ से रिलेटेड और जो भी आपकी पर्सनल क्वेरीज़ हैं उन पर बेस्ड वीडियो चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ, तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और ऐसी क्लासेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को, और प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट।